अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद क्रिप्टो करेंसी जिस तरह से सुर्खियों में आई, उसने सभी निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लोगों ने सोने, चांदी और अन्य एसेट्स की जगह क्रिप्टो करेंसी को महत्व देना शुरू किया। और अमेरिकी राष्ट्रपति और एलन मस्क इन्हें क्रिप्टो करेंसी को काफी सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से यह अचानक निवेशकों के बीच निवेश का एक बड़ा माध्यम बनकर के उभरी है। आज हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट प्रियांक शर्मा, जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ बेसिक बातें बताएंगे और हम अगले शो में उनसे क्रिप्टो करेंसी को लेकर के एडवांस चर्चा करेंगे, ताकि आप क्रिप्टो करेंसी में यदि कोई कारोबार करना चाहे, निवेश करना चाहे, तो उन चीजों को समझ सके। क्योंकि देखिए, भारत में अभी क्रिप्टो करेंसी को सरकार ने बहुत ज्यादा लीगल मोड में नहीं दिया है, उस पर बहुत सारे कानून बनने बाकी हैं। इसलिए कोई भी निवेश आप करें तो अपनी रिस्क पर करें और सोच समझ करके फैसले करें। इसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है पढ़ाई करना, अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो प्रियंक जी, आपका मोलतोल इंडिया में स्वागत है। मैं हूं कमल शर्मा जी। थैंक यू सो प्रियंक मच सर, आपने जी, बुलाया मुझे यहाँ पर। जी नमस्कार प्रियंक जी। प्रियंक जी, सबसे पहले बात यह आती है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसमें ट्रेड कैसे करना चाहिए। जी सर क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए दरअसल हमें पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना होगा। सो हम ज्यादा डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे, जी लेकिन मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? एक नेटवर्क है जो कि ब्लॉक्स के बेसिस पर बनता है। लेकिन इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर या इस नेटवर्क के अंदर बहुत सारी खूबियां होती हैं। जैसे कि ये सबसे पहली चीज डिसेंट्रलाइज्ड होता है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड होने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं है जो इसको ट्रैक करेगी, या एक कोई कंपनी के सीईओ नहीं है जिनका ये नेटवर्क है। ये एक ओपन सोर्स है, मतलब आपके लिए भी बराबर, मेरे लिए भी बराबर। और इसमें जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है वो ब्लॉक्स के अंदर होता है। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे हम समझ सकते हैं एक रेलगाड़ी होती है, तो ट्रेन के अंदर कोचेस लगे होते हैं एक दूसरे के बाद। सो आप समझ लीजिए जैसे कोच होते हैं, जैसे B1 B2 B3 A1, उनके एक नंबर होते हैं। सो आप समझ लीजिए कि एक ट्रेन बनी है जिस पर आपने मार्किंग कर दी है। अब वो कोचेस जो हैं वो बदले नहीं जा सकते, जहां वो लग गए हैं एक चलती ट्रेन में वो लग गए हैं। ठीक है। सो उसी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, एक ब्लॉक के अंदर कोई इंफॉर्मेशन अगर स्टोर हो गई, मान लीजिए आपने एक ब्लॉक का नाम, एक ब्लॉक के अंदर इंफॉर्मेशन रख दी कि मेरा नाम प्रियांक है, मैं एक ट्रेडर हूं, मैं जो है यहाँ का रहने वाला हूँ, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपने एक ब्लॉक में रख दी। उसी तरह से एक ब्लॉक में आपने अपने बारे में इंफॉर्मेशन रख दी, किसी तीसरे इंसान ने रख दी इंफॉर्मेशन, और वो ब्लॉक अगर जनरेट हो गया, तो अब आप उस ब्लॉक के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, आप उसे बदल नहीं सकते, आप उसे, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं किए जा सकते। सो इस तरह से वो इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए परमानेंट हो जाती है, और वो कोई भी चेक कर सकता है। मतलब उस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूं, हम चाहे कहीं पर रहते हों, कहीं पर भी अवेलेबल हो, किसी भी जगह पर हम इस चीज का एक्सेस करके देख सकते हैं। तो ये पूरा पब्लिक इंफॉर्मेशन वहां पर रहता है। अब इसमें होता क्या है कि इसके अंदर वेरिफिकेशन भी जरूरी है। अब मान लीजिए मैं अपने बारे में गलत इंफॉर्मेशन अगर वहां पर डाल दूंगा तो आपको गलत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जी इसमें वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। जो वेरिफिकेशन होता है वो होता है पब्लिक के द्वारा ही, यानी कि मैं और आप जैसे लोग ही उसका वेरिफिकेशन भी करते हैं, जिसको क्रिप्टो की टर्मिनोलॉजी में माइनिंग बोलते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने पास बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स, बड़े बड़े ग्राफिक्स कार्ड के कंप्यूटर सर्वर बना के रखते हैं। तो जब वो ब्लॉक बनता है तो उस ब्लॉक को, जैसे एक सिंपल भाषा में समझिए, जब हम कभी लॉगिन करते हैं आजकल वेबसाइट्स में, तो एक कैप्चा कोड आता है सर। उसमें आता है कि आप या तो चुनिए कौन कौन से फोटो में वॉक इन जो है बाइक दिख रही है, या क्वेश्चन आ जाता है 5+7 कितना होता है। सो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जिससे आप वेरीफाई करते हो कि आप ह्यूमन हो। उसी तरह से जब वो ब्लॉक में कोई इंफॉर्मेशन डालता है, सो उसका भी वेरिफिकेशन होता है एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम से। और वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम इतनी आसान नहीं होती, उसे सोल्व करने के लिए कंप्यूटर्स लगते हैं, इवन कई बार सुपर कंप्यूटर्स तक भी लगते हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर्स। वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करके वेरीफाई करते हैं, और वो कोई भी कर सकता है। मतलब जैसे आप अगर उस नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे अपने माइनिंग सॉफ्टवेयर को, तो वो आपको प्रॉब्लम शो करेगा, अगर आप सोल्व कर देंगे तो आपने वेरिफिकेशन कर दिया कि भाई ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है। सो वो जो वेरिफिकेशन आप करेंगे उसके लिए आपका खर्चा होगा, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे, आप
सिस्टम खरीदेंगे तो उसमें आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा छोटा सा, जो कि नए क्रिप्टो के जनरेट होने से आपको अवेलेबल हो जाएगा, और वो ट्रांजेक्शन या फिर वो इंफॉर्मेशन वहां पर पब्लिश हो जाएगी कि ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। सो ये किस तरह का सिस्टम है जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब इसको कोई सेंटर नहीं है जो सेंट्रलाइज कर रहा हो। और दूसरा चीज कि इसको आपके लिए जो है चेंज करना या हैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, या लगभग कुछ केसेस में तो नामुमकिन ही हो जाता है। तो ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है सर, जिसका हम किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में, कृषि के क्षेत्र में यूज कर सकते हैं, फाइनेंस के फील्ड में यूज कर सकते हैं, गेमिंग के फील्ड में यूज कर सकते हैं, और लगभग बहुत सारी चीजों के अंदर, फाइनेंस के अंदर तो बहुत सारी जगह पर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हुई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब जी आप सर, जब ये ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन कर रहे थे, आप जब ब्लॉक का वेरिफिकेशन कर रहे थे, तो वहां पर कुछ रिवॉर्ड आपको मिला था। तो वो कोई टोकन या कोइन जनरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि ये पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो क्रिप्टोग्राफी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसको क्रिप्टो वर्ड ले दिया। और क्योंकि वो जो रिवॉर्ड आपको मिला वो पैसे की तरह है, इसलिए इसको क्रिप्टो करेंसी बोला जाने लगा। तो ये है क्रिप्टो करेंसी। और आजकल बहुत सारे एक्सचेंजेस और प्लेसेस अवेलेबल हैं जहां पर आप इनको ट्रेड कर सकते हैं, डॉलर के अगेंस्ट में या आईएनआर के अगेंस्ट में। इस तरह से ये होती है सर फिर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, और जी वो हुआ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जी। और प्रियंक जी, हम भारतीय संदर्भ में देखें तो ज्यादातर भारतीय के लिए कौन सी क्रिप्टो करेंसी ज्यादा अनुकूल है, या जहां ज्यादातर ट्रेड होते हैं कौन सी करेंसी है, कौन कौन सी जिनमें ट्रेड करने के लिए ज्यादा सुविधाजनक है भारतीयों के संदर्भ में? जी सर, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सर, क्योंकि आज हम क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा बात करना चाहते हैं। जैसा मैंने आपको समझाया सर, तो सबसे पहले इस चीज की शुरुआत हुई बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी से और उसके नेटवर्क से, जो उसकी जी ब्लॉकचेन है। वो 2009 में सतोशी नाकामोटो ने उसका व्हाइट पेपर लिखा और पहला ट्रांजेक्शन किया, जहां से ये लगभग शुरुआत आप समझिए मैक्सिमम लोग जानने लगे। अब बिटकॉइन क्या है सर, वो एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी बन गया है जो आप कह सकते हैं कि मार्केट का लीडर बन गया है। जैसे हमारे यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में हम लोग इंडेक्स लगाते हैं, निफ्टी 50, सेंसेक्स, मार्केट का अंदाजा लेने के लिए। उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन आप समझ लीजिए एक तरह से लीडर है, जिसका डोमिनेंस लगभग 60% है पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में। ज्यादातर लोग उसी को पसंद करते हैं, क्योंकि उसका नेटवर्क स्ट्रोंग है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, पिछले लगभग लगभग आप समझिए 2009 से लगभग 15-16 साल से रनिंग है, आज तक वो कभी हैक नहीं हुआ, ना ही उसके हैक होने के चांसेस हैं। वो बहुत सिक्योर्ड एक क्रिप्टो करेंसी है, जिसकी ट्रेडिंग ज्यादातर लोग करना पसंद करते हैं। उसके अलावा भी कुछ और क्रिप्टो करेंसीज हैं जो लगभग 7-8-10 सालों से चल रही हैं, ट्रेड हो रही हैं मार्केट में, जिसको लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो ये यूजुअली टॉप 5 से 10 आप क्रिप्टो करेंसीज अगर देखेंगे गूगल पर भी सर्च करके, तो आई थिंक वो थोड़े सेफ हैं। उनके कुछ नाम, जैसे एक बिटकॉइन में बता ही चुका हूँ, दूसरा आप इथेरियम को कर सकते हैं। इसी तरह से सोलाना नेटवर्क है जिसको सोल बोलते हैं, ये एक कॉइन है। इसके अलावा लाइट कॉइन है। ये कुछ स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं जिनको ट्रेड करना ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। और भारतीय संदर्भ में भी मैं यही कहूंगा कि ऐसे क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करना थोड़ा ज्यादा समझदारी रहेगा, जिसमें ज्यादा वॉल्यूम हो, ज्यादा लोग भरोसा करते हो। क्योंकि ये एक इमर्जिंग ट्रेडिंग आप कह लीजिए इंडस्ट्री है, जिसके अंदर बहुत सारी नई नई चीजें डेली होती हैं, टेक्नोलॉजी डेली डेवलप होती है। तो कई बार जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ अच्छे करेंसीज के साथ कुछ खराब या फेक या स्कैम नेटवर्क्स भी अवेलेबल हैं, जिनको ट्रेड करने से, जिनको यूजुअली क्रिप्टो की टर्मिनोलॉजी में मीम कॉइन्स बोलते हैं, तो उनको ट्रेड करने से थोड़ा बचना चाहिए। ये मैं सजेशन जरूर करना चाहूंगा, अगर कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो। जी। और प्रियंक जी, जो भारत में है, भारत में भी देखिए कुछ एक्सचेंज है जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। उनमें किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है, या कि क्या वो ज्यादा सुविधाएं देते हैं वनस्पत हम ये कहें कि इंटरनेशनल किसी एक्सचेंज पे जाने से बेहतर? जी सर, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा सर, दरअसल पिछले 6-7 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई सारे स्टैंड आए क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। 2017 से लेकर 2020 तक आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने वक्त वक्त पर वार्निंग्स भी दी कि आप क्रिप्टो करेंसी से बचें, इसके अंदर काफी रिस्क है और आपका पैसा सारा लॉस हो सकता है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जो है, सॉरी, आरबीआई ने तो एक बार बैंक्स पर बैन लगा दिया था कि आप क्रिप्टो करेंसी की कोई भी ट्रांजेक्शन को सपोर्ट नहीं करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में हटाया।
उसके बाद सर मेन जो डिफरेंस आया वो आया 2022 के बजट से, जब हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने पहली बार डिक्लेयर किया कि वो क्रिप्टो करेंसी को टैक्सेशन के अंदर लाना चाहती है। तो वहां से एक चीज ये तो क्लियर हो गई कि इसको ट्रेड करना कहीं ना कहीं वो लीगल हो गया है। अभी तक क्या था समस्या कि क्लियर नहीं था, ये ग्रे एरिया था, ये लीगल है कि इलीगल है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी चीज से टैक्स कलेक्शन कर रही है तो वो ऑटोमेटिकली लीगल तो हो ही जाता है, जी तभी जी। आप उसे टैक्स कलेक्शन का सोर्स मानेंगे। हालांकि अभी क्रिप्टो करेंसीज को गैम्बलिंग और इन सब के गैम्बलिंग, हॉर्स हॉर्स रेसिंग, इस तरह के जो स्पोर्ट्स होते हैं उनके साथ रखा गया है। और इसके अंदर जो टैक्सेशन भी है वो लगभग आई थिंक 30% के आसपास उन्होंने लगाया है। और 1% का टीडीएस भी लगाया है हर ट्रांजेक्शन पर, जिससे वो थोड़ा नजर रख सकें कि कौन कहाँ पर ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो ये सारे कुछ नॉर्म्स हैं जो सबको पता होने चाहिए क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड करने से पहले। उसके बाद बहुत सारे एक्सचेंजेस इंडिया में रजिस्टर भी हुए। कुछ इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने इंडिया के लिए अलग प्लेटफॉर्म्स बनाए और एफआईयू सर्टिफिकेशन भी लिए हैं। उनमें से एक डेल्टा एक्सचेंज है जिसका मुझे अभी रिसेंटली पता चला, तकरीबन 2 महीने पहले। तो डेल्टा एक्सचेंज मुझे अच्छी लगी। उसका रीजन भी यही था कि उनके पास सबसे पहली चीज थी कि एफआईयू सर्टिफिकेशन था। तो इसका मतलब ये है कि चलो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एक तरह से उनको रिकॉग्नाइज किया है कि इनके थ्रू ट्रेडिंग करी जा सकती है। दूसरा अच्छा चीज क्या है सर कि डेल्टा एक्सचेंज के अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है। तो अच्छा। आप जी, आप ऐसे स्पॉट में नहीं खरीद सकते। जैसे अगर कोई चाहता है कि मैं बिटकॉइन बाई करके अपने पास बिटकॉइन रखना चाहता हूं, आप वो नहीं कर सकते हैं। तो उसके अंदर डिपॉजिट एंड विड्रॉल दोनों ही इंडियन रुपीज में होंगे, आपके बैंक अकाउंट से होंगे, केवाईसी होगी। तो उससे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, जो गवर्नमेंट हमेशा चाहती है हर एक जगह पर। और उन्हें भी इस बिहेवियर से, ट्रेडिंग बिहेवियर से रेगुलेशंस लाने का तरीका शायद पता चल जाए कि किस तरह से जो है इसके अंदर हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं, वो भी ये देखना चाहते हैं। सो अभी फिलहाल सर डेल्टा एक्सचेंज इसीलिए रिकमेंड करना चाहूंगा क्योंकि उसके अंदर आईएनआर में ही डिपॉजिट है, आईएनआर में ही विड्रॉल है, प्रॉपर केवाईसी है, एफआईयू सर्टिफिकेशन है। हालांकि फिर भी ये सजेशन जरूर रहेगा कि कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आप ऐसे किसी भी एक्सचेंज से एसोसिएट होना चाहते हैं तो दो जी चीजें जरूर ध्यान रखें। पहला चीज कि आप अपना रिसर्च पूरा करें, क्योंकि आपको अपने रिसर्च के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करना है। हमारा पर्पस होता है आपकी सहायता करना, आपको बताना कि आप यहाँ से रास्ते देख सकते हैं, लेकिन फैसला आपका होता है, तो आपको ही रिसर्च करना है। और सर दूसरा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है डेल्टा एक्सचेंज का जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा, जिससे जरूर क्या डालेंगे, रीजन आप है। उसको पोस्ट करेंगे प्रियंक जी। जी सर, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारे फेक वेबसाइट्स बनते रहते हैं। तो जब हम गूगल करते हैं, जैसे मान लीजिए हम करेंगे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, तो उसमें क्या होता है कई सारे लिंक्स जो हैं वो फेक आ सकते हैं और आप उस पर क्लिक करके किसी गलत वेबसाइट पर साइन अप कर सकते हो, अपने केवाईसी दे सकते हो। मान लीजिए आप आधार कार्ड पैन कार्ड सबमिट करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे, आप किसी इंसिडेंट का शिकार हो सकते हैं, किसी फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस सकते हैं। इसलिए कोशिश करें जब भी आप क्रिप्टो करेंसी की किसी भी वेबसाइट पे जाएं, पूरे तरह से पहले ऑथेंटिकेट कीजिए कि आप सही वेबसाइट पर हैं। सो आपके हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप अगर उससे जाएंगे तो एटलीस्ट आप सही जगह पहुंचेंगे। ठीक है। और साइन अप करके देख सकते हैं, साइन अप करने में कोई पैसा नहीं लगता। अगर कोई भी एक्सचेंज आपको बोल रहा है साइन अप करने के लिए पैसा दीजिए, तो आप मत दीजिए। साइन अप करने में तो आपको नॉर्मल ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर ही लगता है। वो करिए, चेक कीजिए सब कुछ सही लग रहा है तभी आप इसके लिए प्रोसीड कीजिए। इसके अलावा कुछ और एक्सचेंजेस हैं, उनका भी आप पहले अपना रिसर्च कर सकते हैं। ये प्रियंक जी, आपने जैसे कहा कि डेल्टा एक्सचेंज में फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, क्या ये वैसा ही है जैसे शेयर बाजार या कमोडिटी बाजार में हम फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करते हैं, या अलग है उससे? जी सर, यहाँ पर सर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। रेगुलेटेड मार्केट ना होने की वजह से इनके कॉन्ट्रैक्ट थोड़े अलग तरह के होते हैं। जैसे अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो हमारे बाजार में, इंडियन मार्केट में फ्यूचर्स जो होते हैं वो एक्सपायरी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। उनकी एक्सपायरी होती है 3 महीने बाद लगभग। जो फ्यूचर्स आपको डेल्टा एक्सचेंज पर देखने को मिलेंगे वो परपेचुअल फ्यूचर्स मिलेंगे, जो मतलब उनके अंदर कोई एक्सपायरी नहीं होती। वो कॉन्स्टेंटली आपको एक नॉर्मल पेयर की तरह दिखाई देंगे। और ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर एक्सपायरी आपको डेली मिल जाएगी। तो जो ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको एक्सपायरी डेली ट्रेड करने का मन करता है, थेटा डीके के साथ वो ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग हर 2-3 दिन 4 दिन तक पास की डेली एक्सपायरी मिल जाएगी, उसके बाद हफ्ते हफ्ते की एक्सपायरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो एक्सपायरी का तरीका होता है वो थोड़ा अलग है, बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग लगभग सेम है।
जी। और प्रियंक जी, अगर कोई मान लीजिए फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना चाहे, उस गणित को अभी समझता नहीं, और वो चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी जिसमें भी उसने ट्रेड किया वो उसके पास रहे, उसके वॉलेट में रहे, वो उनके लिए क्या आप कहेंगे कि उन्हें कैसे करना चाहिए कि वो क्रिप्टो उनके पास रहे? जी सर, सर उसके तरीके होते हैं। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए डेल्टा एक्सचेंज सही नहीं है, क्योंकि वहां पर आप नहीं बाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंडियन एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि अभी, लेकिन क्या है ना कि एक्सचेंजेस के साथ बहुत सारी समस्याएं भी चलती रहती हैं ग्लोबली, इसलिए मैं ज्यादातर रिकमेंड करता नहीं हूँ। तो आप पहले रिसर्च करके देखें कि कौन सी एक्सचेंज आपको सही लग रही है, और अगर आप किसी एक्सचेंज से बाई करना चाहें तो कर सकते हैं, आप उसमें डिपॉजिट करके बाई कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन रहेगा कि जितनी भी एक्सचेंज हैं अभी इंडिया में, या जो अलाउ हैं, जैसे अभी बाइनेंस को भी इंडिया ने अलाउ कर दिया है। सो उन एक्सचेंजेस के साथ सर क्या है कि वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। अब आप डिफरेंस समझिए, जैसा मैंने अभी डिसेंट्रलाइजेशन समझाया था, तो वो सेंट्रलाइज्ड है, मतलब वो एक कंपनी है, किसी कोई ना कोई उनके ओनर है। सो उनके अंदर कोई समस्या आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और क्योंकि वो इंडियन जुडिक्शन में अभी तक पूरी तरह से नहीं आते हैं, तो आपका पैसा वहां पूरी तरह से फंस सकता है। तो इस बात को ध्यान रखें। और अगर आप किसी ऐसी एक्सचेंज का यूज कर रहे हैं, तो आज जैसे ही आप बाई करें, आपके पास क्रिप्टो आ जाती है, तुरंत आप उसको किसी वॉलेट में ट्रांसफर कर लें, किसी हॉट वॉलेट में या कोल्ड वॉलेट में। हॉट कोल्ड वॉलेट आपको गूगल पे बड़े आसानी से मिल जाएगा, डिफरेंस क्या होता है। तो आप कोल्ड या हॉट वॉलेट में उसको ट्रांसफर करके अपने पास सेफ रखें, उसकी फ्रेजेस जो हैं वो अपने पास सेफ रखें, क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड की जगह पर फ्रेज होता है, तो वो जी जी। अपने पास रख लें। वहां पर आपका क्रिप्टो सेफ रहेगा। लेकिन ध्यान दें कि आप कोई भी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से आपको उसके ऊपर टीडीएस चार्ज होता है। आपको जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है अपने इनकम टैक्स में भी शो करनी चाहिए, और बिल्कुल करनी चाहिए, जिससे आगे आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। तो क्योंकि आप किसी ऐसी एक्सचेंज से अगर खरीद रहे हैं जो इंडिया से सर्टिफाइड नहीं है, या फिर आप किसी ऐसे प्लेस से खरीद रहे हैं और आप उसको रख रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली आपका एक इन्वेस्टमेंट सोर्स है। और आपने जब मेहनत की कमाई से उसे खरीदा है, तो उसे डिक्लेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। डिक्लेयर करने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप अपने इनकम टैक्स में उसे जरूर डिक्लेयर करें। और रिक्वायर्ड टीडीएस के लिए भी अपने सीए से या अपने एडवाइजर से, जो आपके अकाउंटेंट होंगे, उनसे डिस्कस करें कि कैसे करना चाहिए। जी। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस पे अपनी टिप्पणी करें, अपने जो सवाल उनके मन में हो वे जरूर पूछें। और उम्मीद है कि आज क्रिप्टो करेंसी पर जो पहला शो है वो उन्हें पसंद आया होगा। वे अपनी जिज्ञासाएं हमें जरूर लिखें, और हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यह ऐसा विषय है जिसके बारे में जानने की उत्सुकता लोगों को बहुत ज्यादा है। और अगर हम उसी पर पूरी चर्चा करें तो शायद कई दिन तक ये चर्चा निरंतर चल सकती है, लेकिन इसे हम अभी फिलहाल विराम देते हैं, अगले शो का आप इंतजार करें। प्रियंक जी, आपका कोई डिस्क्लेमर इस संबंध में? जी सर, बिल्कुल डिस्क्लेमर यही रहेगा कि आप ये समझे कि ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने जो आपको प्रोवाइड की है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और इसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस की तरह ट्रीट ना करें। हमारा जो मिशन है वो है कि हम आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, जिससे आप इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सकें किसी फॉर्मो में आकर। क्योंकि आजकल सर बिटकॉइन का, जैसे आपने बताया, मैं थोड़ा करेक्शन भी करना चाहूंगा, आपने बोला 1 लाख रुपए के आसपास, तो सर वो एक्चुअली $1 लाख ट्रेड कर रहा है। रुपए में तो उसकी कीमत लगभग जी जी। 85 लाख के आसपास पहुंच गई है। सो बहुत बड़े पैसे हैं। तो आप जो भी कुछ करना चाहें, तो हमारा पर्पज रहता है कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सके कि आपको क्या सोच समझ कर फैसले लेना चाहिए। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बाकी सर थोड़ा सा मैं बोलना भी चाहूंगा कि अगर आप शेयर मार्केट को फॉलो करते हैं, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, होल्ड विद प्रियांक। वहां भी मैं रेगुलर अपडेट्स पोस्ट करता रहता हूँ। जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंक जी, शुक्रिया आपका।